हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज हम एसएससी जीडी ठीक है, जो ये 2026 के अंदर जो इसके अंदर एग्ज़ाम हुए थे उसका आज प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे हर शिफ्ट के, वो सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे ये रहेगा 27 अप्रैल 2026 का सेकेंड शिफ्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो 20 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप वाले, इसके अंदर आपको पता होगा क्या रूल लगता है, बॉड मास का। ठीक है, तो देखिए बॉड मास के रूल में आपको इनका अगर फुल फॉर्म पता है, आपको यही सीरीज, यही जो आपका सीक्वेंस होता है, आपको यही फॉलो करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर, फिर उसको ऑफ करना पड़ता है, या अगर कहीं पे ऑफ लिखा है उसे हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है, मतलब वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहले जो ये ऑफ वाला चीज़ होता है उसे सॉल्व करते हैं, देन डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सीरीज आपका मतलब फॉलो करता है। आपको इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होता है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आप इसका ब्रैकेट ऑफ करो। तो देखिए 72 इंटू में 2, माइनस का 19, प्लस का 33 और प्लस का 35। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 144 माइनस का 19 प्लस का 33 और ये रह जाएगा प्लस का 35। तो प्लस प्लस वाले आपस में प्लस कर दो, ये रह जाएगा आपका 212 माइनस का 19, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 193। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो और बाकी के हैं आप इनको सॉल्व करिएगा। इसके अंदर भी बॉड मास का ही आपका रूल लगेगा। ठीक है, आप इसके अंदर बॉड मास का रूल लगाइए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 108। ये देखिए आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने बॉड मास आपको बता दिया है, आप उसको करके करिएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर आप करोगे तो आपका आंसर रहेगा 100, सिंपल। इसके अंदर भी बॉड मास लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम आपका बॉड मास लगेगा, इसका आपका आंसर रहेगा 100। ठीक है, तो जहाँ पे पहले जो भी गिवन है बॉड मास लिखो, उसका सीक्वेंस फॉलो करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, चलिए देखिए अब वो क्या कहता है, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम पता है ना कैसा बनता है, कुछ ऐसा। ठीक है, इसका जो एक एंगल है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब मैं इसको आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ। अब देखिए, वो कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री का है, इसका आसन कोण कौन सा है। आसन कोण मतलब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कह लो या पड़ोसी एंगल। अब वो एंगल ये भी हो सकता है और एंगल ये भी हो सकता है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो मैं एक एंगल चूज कर लेती हूँ, वो मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के जो दो एडजेसेंट एंगल हैं, अगर आप इन्हें सम करो तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो अगर आपका एक एंगल 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 120 डिग्री का। अब देखिए, अब वो क्या कहता है, ए तथा बी का लघुत्तम समापरिवर्तक है 15, मतलब ए और बी का जो एलसीएम है, ए और बी का एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 15, और सी और डी का एलसीएम कितना आपको दे रखा है, 25 दे रखा है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन चारों का ए बी सी डी का एलसीएम बताओ। तो अब ए बी सी डी का सबका एलसीएम बताना है, तो इनका भी आप एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 75। देखो कैसे करते हैं, जब भी ये बड़ा नंबर हो, इसका अगर आपको टेबल आता है तो आप इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। तो 25 2 50 आता है, 15 के मतलब 15 के टेबल में 50 नहीं आता। 75 तो 75 तो आता है 15 के टेबल में। तो ऐसे इसको आप कर सकते हो ईजिली। अब देखिए नेक्स्ट में वो क्या कहता है कि जस्ट अ सेकेंड, ये पीछे, हाँ ये आगे चला गया, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ए और बी का, ए और बी का एलसीएम उसने हमें कितना दे रखा है, 30, और जो एक नंबर है सी वो हमें दे रखा है कितना, 18। तो हमें क्या बताना है, ए बी सी का लघुत्तम समापरिवर्तक, मतलब ए बी सी तीनों का हमें क्या बताना है, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 33 × 90, तो 18 5 अभी क्या रहता है, 90, तो इसका एलसीएम कितना रह जाएगा, 90। अब देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक है
150, मतलब दो नंबर का एलसीएम कितना है आपके पास 150। निम्नलिखित में से कौन सा उन दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक होगा, मतलब जो क्या कहते हैं कौन सा होगा उनका एचसीएफ। तो देखिए इस केस में क्या करना होता है, आप जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं आप इससे डिवाइड कर दो, जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जैसे इसको डिवाइड करा ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो यही उसका क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा या महत्तम समापरिवर्तक रहेगा। अब देखो आप अगर 150 को 20 से डिवाइड करोगे तो ये आपको आंसर कितना मिलेगा, 7.5, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ ना, तो इसका आंसर आपका कितना रहेगा, 15। अब देखिए, अब वो क्या कहता है, एक वस्तु को 81 रुपए की हानि पर बेचा गया, मतलब 81 रुपीज का उसे लॉस हुआ। हानि का प्रतिशत कितना है, 18%। अब देखिए अगर मैं इसको लिखूं 18% का लॉस हुआ, तो आप ये समझो 50 की जो चीज थी, 50 के ऊपर 9 रुपए का आपको लॉस हुआ, तो 50 की चीज आपने कितने में बेच दी, 41 में बेची। ठीक है, 41 में आपने क्या बेच दी, 50 रुपए की चीज बेच दी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है, 9 रुपए का, और 9 रुपए की वैल्यू वो हमें बता रहा है कितनी है, 81। ठीक है ना, एक वस्तु की हानि कितनी थी, 81 रुपए, हमारे पास यहाँ पे हानि कितने की आ रही है, 9 रुपए की, तो 9 रुपए का मतलब 81, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना रह गया, 9। ठीक है ना, 9 9 से 81 मैंने डिवाइड करा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब विक्रय मूल्य क्या था, सेलिंग प्राइस उसका क्या था, 41, 50 की चीज 41 में बेची थी, तो मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना रह जाएगा, 369। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्या कहता है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 40%, मैं छोटी संख्या मान लेती हूँ ए है और बड़ी संख्या मान लेती हूँ मैं बी, तो ए का 40%, छोटी संख्या का 40% बड़ी संख्या के 20% के समान है। तो इसका अगर मैं 20% करूं तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अब अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ए का रेशियो कितना होगा इसके सामने वाला, तो A:2 में B कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है ना, जो ये अगर मैं इनका सम करूं तो इन दोनों ये किस रेशियो में है, जो नंबर्स है 1:2 की रेशियो में। ठीक है, अब वो क्या कहता है, यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है 750, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी होगी, मैंने यहाँ जो भी बोला था उसे भूल जाना, बड़ी संख्या वो होगी जिसका रेशियो बड़ा होगा। तो इसको क्या करेंगे, इनके रेशियो के सम से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आ गया 250, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 2, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, 500। अब देखिए वो क्या कहता है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की हानि पे बेचता है, तो मतलब वो क्या कह रहा है, 100 की चीज उसने कितने में बेच दी, 75 में बेच दी। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में क्रमशः 40% तथा y% की वृद्धि होती है। अब वो क्या कहता है, जो उसका क्रय मूल्य था, जो उसका कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब वो क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस में 40% का वृद्धि हुई, तो कॉस्ट प्राइस अब कितना बन गया, 100 से बढ़ के 40। और सेलिंग प्राइस हमें नहीं बताया उसने कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ, हमें नहीं बताया, उसने बोला y का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब वो कहता है वृद्धि की जाती है यदि नया हानि प्रतिशत 15% है। अब जो नई उसको हानि हुई है, अब भी उसको, अब उस देखिए पहले भी उसको लॉस ही हुआ था, इस बार भी वो क्या कह रहा है, उसको क्या हुआ है, लॉस ही हुआ है। तो वो क्या कह रहा है, जो नई हानि है वो कितनी है, नई हानि जो है वो 15% है। 15% की हानि है तो मतलब 140 का कितना परसेंट है, 85%। अगर आप इसका 85% करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 119। ठीक है, तो अब जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 119 है। अब ये बात समझ में आ गई। तो हमसे पूछा जा रहा है वाई का मान क्या है, कि मतलब ये इसके अंदर कितने % का इंक्रीमेंट आया। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने का इंक्रीमेंट आया, 44 का किसके ऊपर आया, 75 का, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 58.67। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब वो क्या कहता है, एस अकेले किसी कार्य के 3/4 भाग को 18 दिन में पूरा करता है। 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करता है, 18 दिन में। तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो ये हो जाएगा 3 6 6 4 24। तो जो एस है वो एक काम को 24 दिन में पूरा करता है। अब वो क्या कहता है, आर और एस की तुलना में 3 गुने का कार्य कुशल है। आर एस की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। तो देखिए अब वो ये कहना चाह रहा है S/R क्या है, अगर ये 1 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करता है तो ये किस एफिशिएंसी से काम करता है, 3 यूनिट की एफिशिएंसी से। तो देखिए ये था टोटल वर्क मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना हुआ,
24 यूनिट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, आर अकेले उसे ही काम को कितने दिन में पूरा कर देता है। तो आर की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट, तो वो कितने दिन में काम पूरा कर देगा, 8 दिन में। अब वो क्या कहता है, एम तथा आर मिलकर, एम और आर मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। आर और पी उसी काम को मिलके 24 दिन में पूरा करते हैं, और पी और एम मिलके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 36 दिन में। अब देखिए एलसीएम ले लेते, 36 2 जा 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये रह जाएगा 2 टाइम। ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। अब वो क्या कहता है, एक साथ कार्य करते हुए वे 4 दिन का कार्य कितना भाग पूरा कर लेंगे। तो मतलब 4 दिन का जो काम है वो पूरे काम का कितना भाग है, ये हमें बताना है। अभी देखिए ये हो जाएगा, अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो देखिए एम कितनी बार आ रहा है, 2, पी कितनी बार आ रहा है, 2, और आर भी कितनी बार आ रहा है, 2। तो ये क्या है, ट्वाइस ऑफ पी, एम और आर। ये कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 9। तो अगर आप इनकी पी एम आर की एफिशिएंसी देखो तो वो कितना हो जाएगी, 4.5 यूनिट। ठीक है, एक दिन में वो 4.5 यूनिट करते हैं, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, वो 18 यूनिट। तो अब हमें बताना है कि ये कितना फैक्टर बना, तो 18/72, 18 1 जा 18 4 जा, तो कितना यूनिट काम हो जाएगा, 1/4। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए वो क्या कहता है, एक नाव धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल गति क्रमशः 42 घंटे तथा 36 घंटे है। तो देखिए धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस में स्ट्रीम, वो कितना है 42, और ये है बोट माइनस स्ट्रीम, ठीक है ना, अपस्ट्रीम। ठीक है ना, एक होता है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, तो ये कितनी है, 36 घंटे। तो हमें क्या बताना है, शांत जल में नाव की गति। बस हमें यहाँ पे जो ये बोट की जो स्पीड है ये हमें बतानी है। तो ये कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ बोट इज इक्वल्स टू में बोट, ये हो जाएगा 78। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 3 जा, और ये हो जाएगा 2 9 जा 18, तो ये कितना हो जाएगा, 39 यूनिट। अब देखिए वो क्या कहता है, शांत जल में एक नाव की गति 23 किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए बोट की जो स्पीड है वो हमें कितनी दे रखी है, 23 किलोमीटर। अब वो क्या कहता है, यदि धारा के प्रतिकूल नाव की गति, प्रतिकूल क्या होता है, बोट माइनस स्ट्रीम कितनी है, 17 घंटे, तो धारा की गति बतानी है। तो देखिए यहाँ पे बोट की वैल्यू पुट कर दो 23, आपस में माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 घंटे। तो जो स्ट्रीम का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 6 घंटे। अब देखिए एक नाव धारा के अनुकूल गति, तो बोट प्लस में स्ट्रीम कितना है, 35 घंटा है। यदि धारा की गति मतलब जो स्ट्रीम का वैल्यू है हमें वो कितना दे रखा है, स्ट्रीम का वैल्यू हमें दे रखा है 5 घंटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 घंटा रख दूं तो मुझे यहाँ से ही बोट का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 30, और मैं अगर यहाँ से धारा के प्रतिकूल की निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 25 घंटा। समझ में आया ना। अब वो क्या कहता है, धारा के अनुकूल 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर धारा के अनुकूल, और धारा के प्रतिकूल 150 घंटा तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन रहा है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए धारा के प्रतिकूल कितना हो जाएगा, 10 घंटा लगेगा, और धारा के अनुकूल कितना घंटा लगेगा, क्योंकि धारा के अनुकूल उसे कितना जाना है, 150 किलोमीटर, तो डिवाइडेड बाय 25। तो आंसर कितना रह जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर विल बी 16। अब देखिए वो क्या कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 का। यदि इसे 40% के लाभ पे बेचा जाए, 40% के लाभ पे बेचा जाएगा तो कितने का बेचा जाएगा, 14,000 का। ठीक है, 30% की छूट दी गई है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए आपको ये सबको पता होना चाहिए कि जो भी डिस्काउंट होता है, जो भी छूट होती है, वो हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। तो मार्क प्राइस का 30% की छूट दी गई है तो मतलब कितने पे बेचा गया, 70% की वैल्यू पे, 70% की वैल्यू पे बेचा गया तो कितने का बिका, 14,000 का। ये कैंसिल कर दो, 7 2 जा 14, तो 2 के अंदर एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये कितना रहेगा, 20,000 का उसका क्या था, मार्क प्राइस था। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको एक एक वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है, 4,000 का, छूट मिली 10%। छूट किसके ऊपर मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पे। तो मार्क प्राइस के ऊपर 10% की छूट मिली है, मतलब 90% की वैल्यू पे था, तो कितने का बिका था, 4,000 का। तो हमें सबसे ज्यादा क्या बताना है,
सबसे अधिक किसका अंकित मूल्य था, सबसे ज्यादा जो ये मार्क प्राइस है वो किसका आएगा, ये हमें बताना। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर ये आएगा। आपको सबको एक ही तरीके से करना है, ऐसे ही करना है। सेकंड का आंसर ये आ जाएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा 1909। ये जो भी आंसर आ रहा है ये सबके मार्क प्राइस आ रहे हैं कि किस ऑप्शन पे कितना मार्क प्राइस लिस्टेड था, और इसके अंदर आपका आंसर कितना आ जाएगा 7812। मैं इसका आंसर कितना रहेगा, सबसे ज्यादा अंकित मूल्य किसका था, थर्ड ऑप्शन का। मैं ये आपको करके दिखा सकती हूँ। देखिए मार्क प्राइस का 45% की छूट दी गई है, तो मतलब 55% की वैल्यू पे बेचा गया है, और कितने का बेचा गया है, 6000 का। आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर ये कितना मिल जाएगा, 10909। ठीक है, अब देखिए, अब वो क्या कहता है, 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात एक वस्तु को 4480 का बेचा गया है। तो देखिए मार्क प्राइस के ऊपर अगर 20% का डिस्काउंट मिला तो 80% की वैल्यू, और 30% का डिस्काउंट मिला तो 70% की वैल्यू के बाद उसे बेचा गया है। तो कितने का बेचा गया, इतने का बेचा गया। तो हमसे पूछा जा रहा है उसका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस बताना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 8 जा 56। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56। ये आपका आंसर रह जाएगा यहाँ पे 80। ठीक है, 80 आपस में से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये कितना आ जाएगा, 8000। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक 1.8 मीटर लंबा लड़का, परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ नीचे कितने की परछाई बन रही है, 1.2 मीटर की। अब वो कहता है उसी समय पर एक बिल्डिंग की परछाई 8 मीटर की है, ये 8 मीटर की है, तो हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है, उसे x मान लेते हैं। इन्हें अपॉन में करके लिख देंगे, 18 अपॉन में 12। मैंने डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया, x अपॉन में 8। तो ये 4 2 8, 4 3 और ये हो जाएगा 3 6। तो 6 2 12, x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 12 मीटर। सो ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपके GD के 27 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।